बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 से पहले हम 3 पार्ट्स बना चुके हैं। 3 पार्ट्स के अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हमारी रह गई थी, तो मैंने कहा कि कुछ 10 मिनट की वीडियो बनाकर जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की बात करनी है। लाइक हम बात कर रहे हैं डाइबोरेन्स की। डाइबोरेन्स इस तरीके से ब्रिज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि इनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बोरॉन थर्ड ग्रुप का मेंबर है और ये 3 बॉन्ड बनाकर इसके टोटल 6 बॉन्ड हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और फिर ये इस तरह ब्रिज्ड फॉर्म में पाया जाता है टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। यहाँ पर एक बात याद रहे कि 1 2 3 4 बॉन्ड जो बोरेन के हैं उनमें से एक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। इसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। अच्छा, ये जो इस तरह का डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी इसी तरीके से पाया जाता है। इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। ये ल्यूइस एसिड के तौर पर काम करते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस में, लाइक एल्युमिनियम क्लोराइड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में इसी तरीके से काम करता है एज ल्यूइस एसिड। इसके अलावा हमने ये बात करनी थी कि वेस्पर थ्योरी जो है VSEPR, इसमें जो है ना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट उसको ज़रा मज़ीद वाज़ेह करना था हमने। याद रख लें कि अगर मैं सेंट्रल एटम को A, उसके साथ लगे हुए बॉन्ड पेयर्स को B और उसके साथ लगे हुए लोन पेयर्स को E से जाहिर कर दूं तो मैं किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री बता सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे इनके बारे में सही इंफॉर्मेशन पता हो। ए तो हमेशा एक ही होता है, इसलिए इसकी तो बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बी और ई की, और यहाँ पर हम ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम उसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, और ज्योमेट्री के साथ साथ हमने उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको भी डिस्कस कर लेना है। अच्छा, रूल ये है कि अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर कोई ना हो, 0 लिख देते हैं, लोन पेयर कोई ना हो तो फिर आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो SP कर देनी होती है और उसकी शेप आपने लीनियर कर देनी होती है। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई ना हो, तो फिर आप उसे ट्राई एंगुलर प्लेनर कर देते हैं और उसकी शेप को SP2 कर देते हैं। अच्छा, अब 3 और 0 की जगह 2 और 1 भी हो सकता है। सही जी, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो जाए। जवाब अभी भी 3 आ रहा है तो ज्योमेट्री यही रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन यही रहेगी। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाएगा और वो है शेप का। सही है जनाब, शेप अब यहाँ पे हो जाएगी V शेप। जब तक लोन पेयर नहीं आया तब तक शेप और ज्योमेट्री सेम रहते। आगे चलते हैं जनाब। अब सूरत हाल ये हो गई है कि हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं 4, लोन पेयर कोई नहीं है। ऐसी सिचुएशन होगी तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा और टेट्राहेड्रल के साथ यहाँ पर ज्योमेट्री हो, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी SP3। ये हो सकते हैं 3, यहाँ पर हो सकता है 1, ऐसी सिचुएशन आ जाए, या फिर ये हो जाए 2 और 2, या फिर ये हो जाए 1 और 3। सही है जनाब, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन भी यही रहेगी, लेकिन शेप बिल तरतीब हो जाएगी डिस्टॉर्टेड पिरामिडल, V शेप या बेंट शेप भी इसे कहते हैं, लाइक वाटर, और यहाँ पे हो जाएगा लीनियर। ये तो हो गया जी SP3 तक, लेकिन अभी आगे और भी मिसालें हैं। आपने यहाँ पर जितनी मिसालें आपको आती हो ना वो सारी कोड कर लेनी है, टेबल सा बना लें, अच्छा रह जाएगा, क्योंकि ABE या AXE की तरह से सवाल यहाँ पर पेपर में, पास पेपर में देखा गया है। फिलहाल हम जा रहे हैं 5 बॉन्ड पेयर, फिर 6 और फिर 7, इनको डिस्कस करेंगे। जी जनाब, बात चल रही है कि अगर बॉन्ड पेयर 5 हो, लोन पेयर कोई ना हो, तो फिर ज्योमेट्री कौन सी आएगी? ये आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन DSP3 होगी, शेप अभी तक सेम ही है। यहाँ पर केसेस हो सकते हैं 4 और 1 वाले, यहाँ पर केसेस हो सकते हैं
3 और 2 वाले, यहाँ पर केसेस हो सकते हैं 2 और 3 वाले, बस इससे आगे कोई केस नहीं हो सकता। अगर 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो जाए या बाकी सब भी हो जाएं तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहेगी, लेकिन शेप चेंज होती जाएगी। एक लोन पेयर आने से ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ जाएं तो ये टी शेप बन जाएगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हों तो फिर ये लीनियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बॉन्ड पेयर 6 हो सकते हैं, लोन पेयर कोई ना हो तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, बाई पायरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन आपको अब तक अंदाजा हो चुका है कि 6 ऑर्बिटल हैं, D2sp3 हो जाएगी। यहाँ पर केसेस हो सकते हैं 5 बॉन्ड पेयर हो जाएं, एक लोन पेयर हो जाए, और इसके अलावा 4 बॉन्ड पेयर हो जाएं, 2 लोन पेयर हो जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो जाएगी तो फिर ये स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री तो यही रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन भी यही रहेगी, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर और सिंपल पायरामिडल। सही है जी, बाई पिरामिडल की जगह सिंपल पिरामिडल हो जाएगा। और 4 और 2 आ जाएं तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इससे आगे हमारे पास सिचुएशन मौजूद नहीं है। अगर 7 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई ना हो, तो फिर ये होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल D3sp3। यहाँ पर केस हो सकता है कि 6 बॉन्ड पेयर हो जाएं, एक लोन पेयर हो जाए। 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर अगर आपके पास आ जाएं तो फिर वो पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा। पेंटागोनल पिरामिडल आपको बड़ा आसानी से ना, यहाँ पे तो बाई पिरामिडल ही रहेगा, यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ना आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएगी कि आपने जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे बॉन्ड है ना उसमें लोन पेयर लगाना है जब भी लगाना है। सही हो गई थी बात, इसको माइंड में रखें, इन्हें प्रैक्टिस करें, जितनी एग्जांपल्स किताब में हैं उन्हें जोड़ लें तो ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अब हमारी बात रह गई थी मेटेलिक बॉन्डिंग की, वो हम लास्ट टाइम नहीं कर सके, उसे भी अभी देख लेते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है जी मेटालिक बॉन्डिंग का, तो उसे हमने इससे पहले पढ़ लिया है सॉलिड्स के अंदर भी, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में भी वो थे। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी, हमने वैलेंस बैंड थ्योरी भी बनाई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने इस तरह दिखाया था कि जो बॉन्ड हैं दे आर नॉट लोकलाइज्ड, रादर दे आर डीलोकलाइज्ड, और डीलोकलाइजेशन से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो मेटालिक बॉन्डिंग है इसे कोवलेंट माना था, और इससे उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर कैसे होते हैं। इसके बाद आई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे बैंड थ्योरी भी कहा गया था। बैंड थ्योरी के अंदर जो भी एक क्रिस्टल है उसके जितने भी एटम्स हैं उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिलकर बना देते हैं बैंड। सही है जी, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट्स बना देते हैं। क्वासी एनर्जी, वो उन्हें आप कहते हैं कि दे फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट और बैंड ऑफ ऑर्बिटल्स, और वो बैंड ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो हो सकते हैं वैलेंस बैंड हो सकते हैं, वो कंडक्शन बैंड हो सकते हैं, और वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो गैप है उससे हमने हिसाब लगाया था कि जो कंपाउंड्स जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर होती हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन कंडक्टर होती हैं, और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके दरमियान में गैप का जो डिफरेंस है ये कम हो जाता है। कुछ बातें यहाँ पर नई हैं जो हम लास्ट टाइम नहीं कर सके थे, उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि जो भी आपके पास स्टेट्स है ना, ऐसी तमाम तर बैंड्स जो कि फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे तमाम वैलेंस बैंड से नीचे भी जो भी एक है वो कहता है कि जनाब मेटल के जो एटम है ना उनके सारे जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन की घूमने की जगह हैं, वो सब आपस में मिल गए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ बैंड्स ऑफ एनर्जी बना दी हैं। तो जो सबसे ऊंचे वाला बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसे वैलेंस बैंड कहेंगे, उससे नीचे वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे मौजूद तो हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भी हैं लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, जो भी बैंड है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो फील्ड है, उसको आपने नाम देना, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, उसे आपने कहना है कि ये परमिटेड बैंड है। सही है जी, यहाँ पे अलाउड है इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, इसे ब्रिलॉइन जोन भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो बैंड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अलावा जो बाकी जगह है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको नज़र नहीं आ रहे, सही है, तो इन्हें आपने कह देना है कि ये फॉरबिडन
मुमानियत वाले, फॉरबिडन बैंड्स हैं। अब वैलेंस बैंड के ऊपर है कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर एक लेवल है, उसे कहते हैं फरमाई लेवल। बड़ा कॉमन वर्ड है, कई जगह पे ना बड़ा मुश्किल साइंटिफिक वर्ड के तौर पे यूज़ होता है, फरमाई लेवल। फरमाई लेवल जो ना आप कह सकते हैं कि ऐसा लेवल जिससे नीचे जितने भी बैंड्स हैं वो सारे के सारे फील्ड हैं। अच्छा, फरमाई लेवल जो है उसके ऊपर है कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में एनर्जी का जो गैप है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करता है। अब जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान में ये गैप छोटा होता है, और एनर्जी ऑफ लाइट जो है इज इनफ टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब आप क्या चाहते हैं कि आप सेमी कंडक्टर को और बेहतर करें, तो आप सेमी कंडक्टर को बना लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि पी टाइप या एन टाइप के होते हैं। जब आप पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें जो होल होते हैं, पी टाइप ना थर्ड एलिमेंट की, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की इंप्योरिटी अगर आप सिलिकॉन वगैरह में कर दें तो पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। उनमें वो जो होल है ना वो ये एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पॉजिटिव आयन ये वाला एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा, थोड़ा फासला उसने ऐसे तय कर लिया, फिर थोड़ा फासला वो और तय कर लेगा और जल्दी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। सही हो गई थी बात। वो कहते हैं कि वो जब जहन्नुम में ना एक आदमी को लेकर जा रहे होंगे तो ना मुड़ मुड़ के देख रहा होगा जन्नत की तरफ, तो फिर वो अल्लाह कहेगा कि भाई इसे रोको, क्या चाहता है ये, तो इस तरह से चला होगा। फिर वो थोड़ा देखेगा, फिर उसे थोड़ी सी और हिम्मत होगी, वो कहेगा या अल्लाह बस मुंह उस तरफ कर दे, या अल्लाह थोड़ा सा उस तरफ चला दे, या अल्लाह दरवाजे पे खड़ा कर दे, या अल्लाह जन्नत में ही दाखिल कर दे। तो वो इस तरह जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं, हम ना असल में एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक सेमी, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं इन्हें बनाकर हमारा मकसद ये है कि ये जो गैप है जो कि पहले ही कम है उसे हम और कम कर दें। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं उनमें जो पांचवें ग्रुप के एलिमेंट है उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कंडक्शन बैंड के पास ये वाला हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं, और क्योंकि उनका गैप बड़ा कम रह गया ऊपर से तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी कंडक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ये कुछ था अबाउट कंडक्शन और मेटेलिक बॉन्ड, और जो चीज़ बातें हमारी रह गई थी वो हमने मुकम्मल कर ली। केमिकल बॉन्डिंग हमारा मुकम्मल हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम।